नमस्ते भाइयों। आज हम लोग डायनामिक्स से दो क्वेश्चन ऐसे लाए हैं जिसका एग्जाम में आना तय ही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो पहला आपका क्वेश्चन है, फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, यह आपका 2019 एक साल के गैप के अंतराल में पूछा गया है। 2019, 2017, 2015 इस तरह के गैप में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका, पेडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, और उम्मीद है कि ये आपका 2021 में भी आ जाए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका, ये भी आपका एक साल के गैप में पूछा गया है। 2020, 2018, 2016 इस तरह के गैप में पूछा गया ये क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन में से आपको जो पहला क्वेश्चन है पेडल इक्वेशन, ये तो करना ही करना है, और आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप तैयार हो ना? चलो, इसके पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं बस एक क्वेश्चन ऐसा लिखने वाला हूँ जो कि बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स से पेपर 4 में ग्रुप सी में ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। बस मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा देने वाला हूँ। ओके, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। आपका वो क्वेश्चन यही है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैं क्वेश्चन बैंक निकाल रहा हूँ, आप ध्यान से क्वेश्चन बैंक को देखो। 2020 में पेपर 4 का, अब आप यहाँ ध्यान दो। इससे पहले आप क्वेश्चन देख लो। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच हमको एक्सप्रेशन दिखाना है इन 3 डायमेंशनल 3D में, इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें से कोई एक ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। जैसे 2020 में आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बात, इसमें अलग से क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। ये क्वेश्चन कभी कभी एक्स्ट्रा पूछ लेगा आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ में। ओके, तो एक क्वेश्चन आप अलग से भी लिख लो, ठीक है। मतलब 2020 में आपको इसका आंसर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का आंसर लिखना है। नेक्स्ट 2019 निकालते हैं हम लोग फटाफट से। 2019 हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछा गया है, मतलब ये सेकेंड वाला। नेक्स्ट हम लोग 2018 निकालते हैं। 2018 में देखो आप, यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछा गया। एक चीज़ याद रखना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ आपका डिस्कस मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन पूछ देता है। बिकॉज इसका कारण क्या है, कार्टेशियन थोड़ा हल्का है ना, इसी कारण अलग से जो है ये डिस्कस मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आप घबराओ मत। ओके, बस हमको ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। हम लोग ग्रुप सी से एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 2017 हम लोग निकालते हैं। हाँ, हम लोग का 2017 निकल चुका है। यहाँ ध्यान दो आप, 2017 में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछा गया है। पोलर कोऑर्डिनेट सिर्फ सिंगल पूछेगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट 2016 निकाल लेते हैं। 2016 में देखो आप, यहाँ दो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड साथ में डिस्कस मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, मतलब कार्टेशियन के साथ साथ ये पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट और देखो आप, 2015 निकालते हैं हम लोग। अब देखो 2015 में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड अगेन 2014। अरे भाई, सारे ईयर में पूछा गया है। अब आप देख लेना भाई, ठीक है। ओके, लेकिन एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि अंतराल में पूछ रहा है। मतलब एक बार कार्टेशियन और ये डिस्कस मोशन ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, सेकेंड बार पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछ रहा है। मतलब हमको 2019 का देखना होगा कि उस ईयर में क्या पूछा गया है। 2019 में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पूछा गया है, मतलब 2021 में भी आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा। मतलब आपको ये सेकेंड क्वेश्चन में भी नहीं करना है, सिर्फ आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये सेकेंड वाला कर लोगे आप, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन 3 डायमेंशनल इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। बस आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का करना है, बाकी किसी का भी नहीं करना है। मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आप करके जाना, लेकिन ज़्यादा ध्यान आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देना होगा। तो पेपर 4 में ग्रुप सी से आप इसका तैयारी कर लेना। इसका मैं जवाब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन तत्काल हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, ठीक है। चलो, अपने आप को पहले शांत कर लो। ऐसा नहीं कि अपने माइंड को जो है इस सवाल के पीछे लगा देना, ऐसा नहीं। अभी तत्काल इस वीडियो में
पहले इन दोनों क्वेश्चन पे अपने ध्यान को एकत्रित करो, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप पहले ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, पैरेलल इक्वेशन को। ओके, और मैं आपको ये भी बता दूं कि पैरेलल इक्वेशन प्रूफ करने से पहले हमको ये प्रूफ करना होगा, इसके बाद हम लोग पैरेलल इक्वेशन प्रूफ करेंगे। मतलब दोनों एक ही सवाल है, हाफ वे में इसका प्रूफ होगा, उसके बाद पैरेलल इक्वेशन का प्रूफ होगा। ये बात समझ में आया आपको? तो हम लोग ये पहले प्रूफ करेंगे, फिर प्रूफ होने के बाद उसी सवाल में उसको जब आगे बढ़ाएंगे तो मेरा पैरेलल इक्वेशन भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक, और इस सवाल को लेके मैं आपको वीडियो के अंतिम में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप वो सुन लेना, फिर जा कर के आप पता चल जाएगा ये वीडियो कब आने वाली है। बाकी वगैरह वगैरह बातें होती रहेंगी। पहले हम लोग सवाल पर आते हैं। चलो हम लोग अपने सवाल पर आते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हम लोग ये आंसर लिखेंगे, जो हम लोग बताने वाले हैं। मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चन को लिख लिया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेगा तो सीधा आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो लिखना है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन। मतलब कोई प्लेन है, इस पर एक पार्टिकल जो है मूव कर रही है। मान लो ये पार्टिकल पी है, ये इस प्लेन पर मूव कर रही है। तो हम लोग इस पी का एक्यूरेट कहाँ पर है ये पी, इसका पता लगाने के लिए हम लोग एक इनिशियल लाइन खींच लेते हैं। ये मेरा इनिशियल लाइन है जिसका सेंटर ओ है, और पी का नियामक ये इस इनिशियल लाइन से कितने एंगल पर है उसको हम लोग थीटा कहते हैं। तो पी का नियामक हो गया आर कोमा थीटा। ओके, और ये इस तरह का कर्व बनाएगा जब ये पाथ पर मूव करेगा। तो हाँ, क्वेश्चन तो पढ़ लो, है ना। यहाँ पर इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट की तरफ जो है ऑलवेज जो ये मूव कर रहा है। तो हमको जो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन इस पाथ का निकालना है, तब ना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट निकलेगा, उसके बाद मेरा पैरेलल इक्वेशन निकलेगा। ओके, अच्छा आप ये बताओ, ये हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये आर कोमा थीटा के रूप में जो है ये पॉइंट हमको दिया हुआ है, मतलब ये मेरा पोलर फॉर्म है। और एक बात जान लो, जहाँ पर पोलर फॉर्म होता है ना, वहाँ पर मेरा दो तरह का फोर्स कार्य करता है। कौन से दो तरह का फोर्स कार्य करता है? पहला होता है रेडियल और दूसरा होता है टेंजेंशियल। तो एक हो गया रेडियल, सेकेंड हो गया टेंजेंशियल। अब ये रेडियल फोर्स क्या है, टेंजेंशियल फोर्स क्या है? रेडियल हुआ मतलब ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, वो हुआ मेरा रेडियल फोर्स। और इस रेडियल फोर्स के ऑपोजिट साइड मेरा रेडियल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन जो है रेडियल फोर्स के ऑपोजिट साइड है, इसका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन मेरा माइनस एफ के बराबर होगा। यहाँ ध्यान देना है, बस 2 मिनट का बात है। अगर यहाँ पर आप ध्यान दे दोगे ना, क्वेश्चन बहुत ईजी है। माइनस एफ के बराबर है। माइनस एफ के बराबर क्यों है? क्योंकि ये जो रेडियल फोर्स है, रेडियल फोर्स के ठीक ऑपोजिट साइड जो है मेरा ये पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है। और हम लोग पोलर फॉर्म में पढ़े हुए हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन बराबर होता है डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। मतलब आर का हमको डबल डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस आर इंटू डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ। इस सारी चीज़ को हम लोग एक डायग्राम इस कॉपी में लिख लेते हैं, बाद में भी इसका हम लोग काम करेंगे तो हम लोग को ईजी होगा समझाना। इसको हम लोग इसमें लिख लेते हैं। सेम यही चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे कि हम लोग आर का डबल डिफ्रेंशिएट किए एंड थीटा का सिंगल डिफ्रेंशिएट का होल स्क्वायर इंटू आर के साथ, ये बराबर हो गया माइनस एफ का। बस इसको आपको याद रखना होगा। ये सब हम लोग पोलर फॉर्म में पढ़े हुए हैं। एंड टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि इस पर जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है वो मेरा जीरो लग रहा है, तो टेंजेंशियल भी आपका जीरो ही हो जाएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरा जीरो हो गया। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/r और थीटा का डिफ्रेंशिएट डी थीटा बाई डी टी, बट इसका मल्टीप्लायर्स यहाँ पर आर स्क्वायर होगा और इसका फिर से डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी टी इंटू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0। फिर से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा देर के लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। मैं एक फिर रिकैप कर रहा हूँ। फोर्स में मेरा दो तरह का एक्सेलरेशन होगा, एक रेडियल एक्सेलरेशन एंड एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये रेडियल एक्सेलरेशन, इसके विपरीत मेरा एक्सेलरेशन होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स जो है जीरो है, इसी कारण इसका एक्सेलरेशन भी मेरा जीरो हुआ। बस आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है और सवाल मेरा बहुत आसानी से बनेगा।
चलो हम लोग इसको आप ध्यान में रख लिए होगे। चलो देखो अब किस तरह सवाल बनेगा, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। पहला काम हमको करना है, इस डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू कहाँ से निकलेगा, इससे जो है हम डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू निकालेंगे। वर्क कंप्लीट। सेकेंड वर्क करना है हम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, आई मीन आर का डबल डिफरेंशिएट का वैल्यू निकालना है। और आर का डबल डिफरेंशिएट का वैल्यू कैसे निकलेगा, वो निकलेगा जब हम लोग आर का वैल्यू 1/u पुट करेंगे, वहाँ पर डिफरेंशिएट करते हुए हम लोग डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर निकालेंगे। जब दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद इस समीकरण में दोनों का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना इजी फंडा था ना इजी फंडा। बस हम लोग को बस 2 स्टेप कंप्लीट करना है और हम लोग का आंसर हमारे पास आ जाएगा। चलो बिना किसी देरी का हम लोग अपने सवाल को बनाते हैं। हम लोगों ने कुछ ज़्यादा बातें कर ली और ये सेशन मुझे लगता है सिर्फ बातचीत में ही चले गया, मैंने कुछ बताया ही नहीं। चलो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे पहले हम लोग को दिखा देते हैं चित्र में हम लोग क्या क्या दिखाए हैं। यहाँ पर P जो है एक मूविंग पार्टिकल है जो T समय में मूव कर रही है। T समय में कहाँ तक पहुँची है, ये r, थीटा पर आई हुई है मात्र T समय में। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लेट P r, थीटा बी द पोजिशन ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट T। मतलब T समय में जो है P पार्टिकल जो है r, थीटा के पोजिशन पर है। किसके रिस्पेक्ट में है, इस इनिशियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ लिख दो विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल एक्सिस ओ एक्स एंड पोल ओ के भी रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर आई मीन ये मूविंग पार्टिकल है एंड पोल ओ। ओके, और कुछ है फिगर में, हाँ स्मॉल एफ के बारे में भी दिखा दो आप। एफ यहाँ पर फोर्स है, यहाँ लिख देना आप। अगेन लेट एफ बी द फोर्स ऑफ द पार्टिकल टुवार्ड्स द पोल ओ। अब यहाँ से हम लोग सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि उस मूविंग पार्टिकल पर जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो इसके बराबर होता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं वी नो दैट द रेडियल एक्सेलरेशन एट पी r, थीटा इज r, थीटा पर रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर इंटू डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे। ठीक, अब हमको फर्स्ट वर्क क्या करना था, हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू निकालना था। तो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। ओके, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये माइनस है, ऐसा नहीं कि बोलना ये कटा हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो। ओके, हाँ सॉरी मेरे फ़ोन का स्पेस फुल हो गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए सॉरी। चलो हम कहाँ पर थे, हम लोग ये इक्वेशन लिख लिए थे कि हमको डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू पुट करना था। तो हम लोग अब इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से हम लोग डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो ऑल्सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट पी पॉइंट। अब पी पॉइंट पे कितना मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, इतना था, इसको लिख लो आप। अब हमको डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू निकालना है, तो जितना जीरो हो सके लेफ्ट साइड में हमको उतना जीरो कर देना, मतलब 1/r को राइट साइड भेज देते हैं, ये मेरा जीरो हो गया। नेक्स्ट, ये हमको डिफरेंशिएट हटाना है ना, हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ लिख दो आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। और इंटीग्रेशन करने के बाद एक मेरा कांस्टेंट आता है, हम कांस्टेंट एच मान लेते हैं। इंटीग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है ना आपका, अगर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ लिख दो भाई माई इंटीग्रेशन इज सो वीक, आपका भाई आपका हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर h क्या है, कांस्टेंट है, वेयर h इज कांस्टेंट। अब हम यहाँ से डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू एच बटे आर स्क्वायर। और एक बात आप देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग जो डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर आर निकालेंगे वो किस तरह निकालेंगे, वो हम लोग आर का वैल्यू 1/u पुट करके निकालेंगे, वहाँ से हम लोग डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। ध्यान दो, ये आपके मन में ज़रूर विचार आ रहा होगा ये r इक्वल टू 1/u क्यों लिए है। सुन लो, मुझे पहले बनाने दो, मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा ऐसा क्यों हुआ है। तत्काल के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसको आने दो अपने अंदर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ ध्यान दो, हमको जो है मैंने पुट किया था r इक्वल टू 1/u, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1/u स्क्वायर, यहाँ 1/r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर को इस साइड भेजो, तो u स्क्वायर इस साइड, तो u स्क्वायर इक्वल टू 1/r स्क्वायर। इसका मतलब 1/r स्क्वायर की जगह पर हम लोग u स्क्वायर पुट करेंगे, तो डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू आ गया h इंटू यू स्क्वायर।
मतलब यहाँ पर हमको एच यू स्क्वायर पुट करना है। हाँ, बचा क्या, मतलब अब हमको डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर निकालना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था ये हम लोग कहाँ से निकालेंगे, इसी से निकालेंगे, आर इक्वल टू 1/u। चलो अगेन आर इक्वल टू 1/u, डिफ्रेंशिएट वी गेट विथ रिस्पेक्ट टू टी भी लिख दो। वी गेट हम पाते हैं, क्या पाते हैं, डी बाय डी टी किसका, ऑफ आर इक्वल टू 1/u का भी डिफ्रेंशिएट। हमको निकालना क्या है, आर का डबल डेरिवेटिव। यहाँ तो आर का सिंगल डेरिवेटिव है, चलो इसको हमको आर की डबल डेरिवेटिव में ले जाना है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डी आर बाय डी टी इक्वल टू 1/u का डिफ्रेंशिएट माइनस 1/u स्क्वायर इंटू अगेन u का डी यू बाय डी टी। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर तो डी यू बाय डी टी आ गया है, लेकिन मेरा वैल्यू निकला है डी थीटा बाय डी टी। तो हमको यहाँ पर चैन रूल लगाना है। अब ये वो वाला चैन नहीं है, यहाँ पर चैन रूल लगाना है, मतलब कि हमको डी थीटा बाय डी टी पता था, ठीक। अगर इसमें हम लोग डी थीटा बाय डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों कैंसिल हो करके डी यू बाय डी टी ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चैन रूल लगाएंगे और डी थीटा से भाग और डी थीटा से गुना करेंगे। ऐसा करने से हम लोग यहाँ पर डी थीटा बाय डी टी का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? चलो इसमें अब हम लोग डी थीटा बाय डी टी का वैल्यू पुट कर लेते हैं, बहुत जगह काम आएगा ये वैल्यू आपको। वैल्यू क्या था, एच यू स्क्वायर कैंसिल, तो मेरा डी आर बाय डी टी का वैल्यू निकल गया माइनस एच इंटू डी यू बाय डी थीटा। क्या मेरा निकल चुका है? नहीं, आर का डबल डिफरेंशिएट निकालना है, यहाँ आर का सिंगल डिफरेंशिएट निकला है। चलो ऑल्सो अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका फिर से हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। तो डी बाय डी टी ऑफ डी आर बाय डी टी, इसका भी डेरिवेटिव हम लोग करेंगे। और ये h मेरा कांस्टेंट था ना, हाँ h तो मेरा कांस्टेंट था, बहुत अच्छे। कांस्टेंट को हम लोग बाहर रखते हैं, तो डी बाय डी टी ऑफ डी यू बाय डी थीटा। यहाँ पर भी आपको चैन रूल लगाना है। देखो दो जगह चैन रूल लगा, एक मेरा यहाँ पर चैन रूल लगा बिकॉज हमको डी थीटा बाय डी टी वैल्यू पता था। नीचे तो डी टी है लेकिन ऊपर डी थीटा नहीं है, इसमें भी हम लोग डी थीटा बाय डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और डी थीटा को इंटरचेंज कर लेंगे डी टी से, बिकॉज यहाँ पर भी डी थीटा है, यहाँ पर भी डी थीटा हो जाएगा, तो मेरा आसानी से डेरिवेटिव होगा। देखो इससे क्या होगा, चैन रूल लगाने से देखो यहाँ पर डी बाय डी थीटा आ गया, एक्सचेंज कर रहे हैं, और यहाँ पर डी टी आ गया। दोनों जगह एक्सचेंज करने से क्या हुआ वो समझो आप। ऐसा करने से मेरा पहला काम, इसका तो मुझे वैल्यू पता है। सेकेंड, ये दोनों मिल करके डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसी का हम लोग यहाँ पर चैन रूल लगाएं। डेट्स क्लियर। चलो जो इधर है इसको उतार लो। नेक्स्ट देखो आप, अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो माइनस एच डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर, एंड डी थीटा बाय डी टी का वैल्यू एच यू स्क्वायर था, तो एच यू स्क्वायर। बहुत अच्छे, इसका मतलब अरे इसको कर दो ना, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर एच एच मल्टीप्लाई, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर। ये मेरा वैल्यू आ गया डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। यही वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर। चलो इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे। पुट कर लो ना फटाफट से। वहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट माने हुए थे। लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पहले हम लोग उतार लेते हैं, वैल्यू पुट करो। आप लोग भी देखो यहाँ बगल में। चलो हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर। यहाँ से माइनस कॉमन लेके कटा लेते हैं। तो एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस आर एच यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ। और आर का वह सब जगह यू है, यहाँ आर रखे हो। आर का वैल्यू हम लोग 1/u लिए थे ना, देखो यहाँ पर। तो आर इक्वल टू 1/u है ना, तो यहाँ 1/u पुट कर लो ना। क्यों परेशान हो रहे हो आप। तो एच स्क्वायर यू पर पावर 4 इक्वल टू एफ, बिकॉज होल स्क्वायर है, ये यू और ये 4, यहाँ 3 1 बच गया। दोनों से हम लोग एच स्क्वायर यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा क्या, इसमें बच गया आपका डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। अगेन यहाँ आपका बच गया u इक्वल टू एफ। इसका मतलब f का वैल्यू आ गया एच स्क्वायर यू स्क्वायर
यू प्लस डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर। यही जो आपका इक्वेशन सेकेंड है ना, यही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। ओके, अब इसके बाद से हम लोग पैरेलल इक्वेशन का बनाएंगे जो हम लोग के लिए ज़रूरी था। ओके, चलो यहाँ तक तो बनाना ही है आपको पैरेलल इक्वेशन में, लेकिन इसके बाद क्या करना है उसको देखो आप। पैरेलल इक्वेशन के लिए मैं थोड़ा सा बताऊंगा इस पेज में, ठीक है। चलो थोड़ा देर शांत, माइंड शांत हुआ आपका। पैरेलल इक्वेशन स्टार्ट किया जाए। चलो हम लोग पैरेलल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, पैरेलल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिफरेंशियल कैलकुलस की दुनिया में ले जाता हूँ, और डिफरेंशियल कैलकुलस की दुनिया में घुमाने के बाद, सैर करने के बाद, शायद आप लोग वहाँ से सैर कर चुके होंगे, वहाँ से हम लोग एक छोटा सा बेशकीमती हीरा निकाल के लाते हैं। वो और कोई नहीं, वो आपका बस एक फॉर्मूला है। बोलोगे तो मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा फॉर्मूले को, लेकिन तत्काल अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा और मैं बताऊंगा, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल कैलकुलस में 1/p² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है डिफरेंशियल कैलकुलस का। अगर आप कहोगे भाई इसको आप प्रूफ कर दो, तो मैं प्रूफ कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन तत्काल अभी मैं फॉर्मूले से बना रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपको देखो, इसमें 3 चीज़ आपको याद रखना होगा। पहला ये रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इसमें आर का डबल डिफरेंशिएट माइनस फिर डी थीटा का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का होल स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू माइनस एफ। अगेन यहाँ पर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पर आपको थीटा का डेरिवेटिव में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके फिर उसका डेरिवेटिव करने के बाद फिर 1/r से मल्टीप्लाई करना है। आई मीन अरे जब कोई नहीं, ये सारा चीज़ आपको याद रखना होगा। ओके, तो क्या आप शांत हुए? चलो अपने आप को फिर से सवाल के प्रति झोंक दो। चलो सेम वही चीज़ लेकिन हम लोग, बट वी नो डैट फ्रॉम द डिफरेंशियल कैलकुलस। हम लोग क्या जानते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से? हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है 1/p²। अरे यार 1/p² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। ओके, चलो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ पैरेलल इक्वेशन आखिर था क्या। आप जब बनाओगे इसको, मैं भविष्य की बातें बता रहा हूँ आपको ना, तो पैरेलल इक्वेशन था 1/pq इंटू डी पी बाय डी आर इक्वल टू एफ बाय एच स्क्वायर। ये मेरा पैरेलल इक्वेशन है। यहाँ देखो पी क्यू है, मतलब इसका हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसका हम लोग फटाफट से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट में करोगे? थीटा के रिस्पेक्ट में। वी गेट तो -1/pq, फिर से p² का 2p, फिर से p का डिफ्रेंशिएट dp बाय डी थीटा हुआ इक्वल टू यू स्क्वायर का 2u, फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में du बाय डी थीटा, एंड अगेन प्लस इसका होल का 2 इंटू डी यू बाई डी थीटा, और फिर से हम इसका करेंगे डेरिवेटिव d² u बाय डी थीटा स्क्वायर। इसी तरह हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में किए, बिकॉज मेरा ये कंडीशन आ गया। ऐसा कंडीशन इसलिए लाए हम लोग क्योंकि हम लोग इसके पहले वाले में देखे हैं। देखो यहाँ पर है ना ये कंडीशन, इसमें d² u बाई डी थीटा स्क्वायर है, यहाँ पर भी d² u बाई डी थीटा स्क्वायर, मतलब कहीं ना कहीं यही हम लोग वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, तब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यहाँ p क्यों नहीं, -1/x² होता है ना, p² का होल स्क्वायर p पे पावर 4 हो जाएगा ना। हाँ, ये कैंसिल, यहाँ 3 बचा, तो -1/pq, -1 यहाँ 2 था ना, 2-2/pq, सबको हम लोग उतार लेते हैं हूबहू। इसे 2 कॉमन ले लो ना, और कुछ कॉमन आ रहा है कि हाँ du बटे डी थीटा भी कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या? u बचा इसमें बचा आपका 2 इंटू 2, कहाँ 2 तो कॉमन ले लिया ना आपने, d² u बाई डी थीटा स्क्वायर। नेक्स्ट ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, और कुछ कैंसिल ना बना, और कुछ कैंसिल ना है, तो -1/pq एंड dp बाई डी थीटा निकालना क्या है? dp बाई डी आर। चलो dp बाई डी आर कर लेते हैं इसको, एंड dr बाई डी थीटा। चलो यहाँ पर देखो, ध्यान दो, यहाँ पर du बाई डी थीटा उतार लो, हूबहू उतार लो, इसमें कोई परेशानी नहीं। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा कि आप उतार रहे हो, छाप रहे हो, आप सब चीज़ तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे स्मॉल f है। हम लोग अभी तुरंत स्मॉल f के बारे में रिलेशन जाने थे। वो क्या था? f इक्वल टू था h² u² इंटू यू प्लस d² u बाई डी थीटा स्क्वायर, ये था।
मतलब यहाँ पर f/h² है, मतलब इसको अगर इधर लाएंगे f/h², तो क्या होगा u² इंटू यू प्लस d²u/d²। ये तो कंडीशन आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर du/d ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हमको ये du/d को हटाना भी पड़ेगा और ये dr/d कोई काम नहीं है। लेकिन dr/d कहीं ना कहीं ये r = 1/u को जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dr/d आ जाएगा। तो dr/d माइनस 1/u² इंटू du/d। यहाँ से तो आ गया, मतलब इसके बदले में हम लोग ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो पुट करते हैं, हाँ, माइनस प्लस 1/pq dp/dr इंटू 1/u² du/d। एंड इसको भी उतार लेते हैं, कैसे, हूबहू ना। अरे इतना अच्छा राइटिंग क्यों हो रहा है मेरा, ये कैंसिल ये कैंसिल। चलो नेक्स्ट, हाँ u² को उधर भेज देते हैं ना, तो u² इंटू यू प्लस d²u/d²। कहीं यही तो नहीं था, हाँ u² इंटू यू प्लस d²u/d²। अरे हो तो गया, यहाँ का तो निकल गया 1/pq इंटू dp/dr, देखो। एंड इसका वैल्यू अभी हम तुरंत निकाले f/h² होता है, बिकॉज इसके पहले हम लोग प्रूफ किए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से ये वैल्यू मेरा f/h² का हो गया, अभी तुरंत हम लोग निकाले। यही था मेरा पैरेलल इक्वेशन, था ना आसान। बस एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने प्रूफ अभी नहीं किया है, लेकिन आप बोलोगे तो मैं प्रूफ करूँगा, वरना अगर आपको पहले से पता होगा फिर तो ये और अच्छी बात है ना। चलो ये मेरा पैरेलल इक्वेशन निकल गया, फाइंड द, और यहाँ तक आपको पैरेलल इक्वेशन का सवाल करना होगा स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक। 2 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया। अरे यार कितना लंबा है, याद है मैंने ये दोनों क्वेश्चन अभी कंप्लीट किया। और आप लोग मन में सोच रहे होंगे भैया ये तो बता दो, मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, ये सवाल आप कब बताओगे। ओके, धैर्य रखो, और मैं ये सवाल जल्द ही अपलोड करूँगा, लेकिन हाँ उसके लिए छोटा सा एम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। वो क्या, इस वीडियो पे 10 लाइक्स पूरे करने होंगे। समझ करने होंगे, ओके। नहीं तो फिर भी मैं अपलोड तो करूँगा ही, लेकिन आप लोग का लाइक्स और कमेंट कहीं ना कहीं मुझे प्रोत्साहित करता है, मैं और वीडियो अच्छे से अच्छे टॉपिक्स पर क्रिएट करूँ। ओके।